हेलो बच्चों, हाउस यू ऑल। तो आशा करता हूँ आप सभी सही होंगे। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 9 के हमने क्वेश्चन किए थे। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे लास्ट करने को, आपने कर लिए होंगे। ओके, तो आज हम चैप्टर 9 के ही ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे हमारी बुक की। तो आज के वीडियो में चैप्टर 9, ओके, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स वी आर डिस्कसिंग। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? एक चालक क्षण नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र b में गतिशील है। एक चालक क्षण नियत वेग v से कोई चालक क्षण है नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र b में गतिशील है। चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B में गतिशील है। ठीक है, ओके। इसके दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा यदि, क्या पूछ रहा है? इसके दोनों सिरों के मध्य, इसके दोनों सिरों के मध्य, इसके दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा यदि। तो क्या क्या ऑप्शन दे रखा है? क्वेश्चन सिंपल है। एक चालक क्षण है जो नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र b में गतिशील है। क्लियर है? इसके दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो क्या क्या ऑप्शन दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है, v और b समांतर हो, v और b क्या हो? समांतर हो। बी ऑप्शन दे रखा है, v और b परस्पर लंबवत हो, v भी कैसे हो? परस्पर लंबवत हो। तीसरा कह रहा है v और b विपरीत दिशा में हो, v व b कैसे हो? परस्पर विपरीत दिशा में हो, v व b परस्पर विपरीत दिशा में हो। ओके, डी ऑप्शन क्या दे रखा है आपको? उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन? कि एक चालक क्षण नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र b में गतिशील है। तो आपको पता है, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस ऑफ v क्रॉस b डॉट l। ठीक है, अब आपको पता है कि v पैरेलल b होगा। अगर मान लो v पैरेलल b होगा तो v और b समांतर है, तो इनका v क्रॉस b क्या होगा? 0 होगा, यानी E भी क्या होगा? 0। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर है? दूसरे ऑप्शन की बात करें, देखो बच्चों, होता क्या है कि जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ? एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, क्योंकि अपन एक क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन राइट होगा, तो बाकी के 3 ऑप्शन से हमें 3 कंसेप्ट और मिलते हैं। तो आप ये मानो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो करना बहुत जरूरी है। अब बी की बात करें कि अगर मान लो बी ऑप्शन की बात हम करें कि v अगर परपेंडिकुलर होगा b, तो आपको पता है कि v क्रॉस b ये अभी 0 नहीं होगा, ये हो जाएगा vb। इसका मतलब ये होगा कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, सी की बात करें, विपरीत दिशा में होने पर भी आपको पता है विपरीत दिशा में होगा, तो विपरीत दिशा में होगा तो थीटा क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो v क्रॉस b यानी साइन 180 क्या होता है? 0। यहां भी e उत्पन्न नहीं होगा, e 0 ही रहेगा यहां भी। तो ऑप्शन नंबर सी गलत होगा, डी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों? बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखिए, कह रहे एक वर्गाकार लूप जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई x है अपने एक विकर्ण के सापेक्ष कोणीय वेग ओमेगा से लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रहा है। तो ये कोई लूप है बच्चों, ये हमारा कोई वर्गाकार लूप है।
ठीक है, तो ये एक विकर्ण के सापेक्ष, ये इसका विकर्ण हो गया। तो ये विकर्ण के सापेक्ष इस तरह हमने चित्र में बना रखा है कि ऐसे घूर्णन कर रहा है ओमेगा कोणीय वेग से, ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूर्णन कर रहा है। क्रॉस का मतलब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर। ओके, तो ये कोई लूप है जिसकी भुजा कितनी है बच्चों, x, इसकी लंबाई कितनी है, x, भुजा का ये लूप है, और ये चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है। क्लियर। यदि इसमें घेरों की संख्या 20 हो, यदि इसमें घेरों की संख्या क्या हो बच्चों, 20 हो, यदि इसमें घेरों की संख्या 20 हो तो किसी क्षण इस लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स आपसे पूछ रहा है, किसी क्षण इस लूप से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, क्वेश्चन समझ में आ गया। स्मॉल x मीटर भुजा का कोई वर्ग है, कोई लूप है, ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इस चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत ओमेगा कोणीय वेग से अपने विकर्ण के सापेक्ष ऐसे घूम रहा है, ठीक है। घेरों की संख्या कितनी है, 20, तो कह रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स बताओ। क्लियर। ऑप्शन दे रखा है 20bx, ऑप्शन बी दे रखा है 10bx², ऑप्शन सी दे रखा है 20bx² cos ओमेगा टी, 20bx² cos ओमेगा टी, और ऑप्शन डी दे रखा है 40bx²। ऑप्शन डी क्या दे रखा है बच्चों, 40 यानी 40bx²। तो आपको बताना है कि कितना फ्लक्स होगा। क्लियर है, बताइए। तो आपको पता है बच्चों, जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स होता है, चूंकि चुंबकीय फ्लक्स फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए, फाइव इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए, यानी बी ए कॉस थीटा। बी डॉट ए का मतलब क्या हो गया, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। एन फेरे हो, जब फेरों की बात हम करेंगे तो एन से गुणा कर दिया, तो एन बी ए कॉस थीटा, एन बी ए कॉस थीटा। थीटा किसके बीच में एंगल होता है, थीटा एंगल होता है बी और ए के बीच में। थीटा किसके बीच में एंगल होता है, बी और ए के बीच में। तो बच्चों यहां जो थीटा होगा वो कितना होगा, आप देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत है, ये जो लूप है वो तल में है और ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूर्णन कर रहा है। आपको पता है इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी इसके तल के लंबवत होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी लंबवत और क्षेत्रफल सदिश में लंबवत। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां B जो होगा, क्योंकि B पैरेलल किसके हो जाएगा, A के, समझ रहे हो, क्योंकि दोनों ही इसके तल के लंबवत हैं तो आपस में समांतर होंगे। यानी थीटा क्या हो गया, 0। इसका मतलब फाई बी इज इक्वल टू एन बी ए कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है, 1। तो यहां से चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू कितना मिल गया, एन बी ए, ठीक है। ओके, तो वैल्यू रखते हैं देखो इसमें हम, फाई बी इज इक्वल टू एन कितना है 20, ठीक है, बी रहने दो, ठीक है बच्चों। अब आप देख रहे हैं यहां पर हमें जो वैल्यू दे रखी है ए क्या होता है बच्चों, इस लूप का क्षेत्रफल। ए की वैल्यू क्या होगी, लूप का क्षेत्रफल। तो अब इसमें रखेंगे वैल्यू आप, ठीक है। हाँ, अब इसमें देखो बच्चों, इसमें आप ध्यान रखना कि अगर ये मानो इस तरह होता क्वेश्चन कि भाई हमारे पास ये लूप है, ठीक है, अब लेकिन अभी ये क्या लूप क्या घूर्णन कर रहा है, तो थीटा बदलेगा। अगर ये मानो तल में स्थित होता तो तल में स्थित होने के लिए तो क्या होता, अगर मानो इसी में अपन एक क्वेश्चन और बना ले कि लूप हमारा स्थिर है, स्थिर लूप के लिए, इसी में देखो अपन एक क्वेश्चन बना ले स्थिर लूप के लिए, तो ये हमारा पूरा स्थिर लूप के होंगे, क्योंकि हमने थीटा क्या माना है, 0। स्थिर लूप के लिए तो थीटा फिक्स रहेगा, अभी 0 है, तल में रहेगा। लेकिन अभी घूम रहा है तो समय के साथ साथ थीटा भी बदलेगा, क्योंकि ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। तो स्थिर लूप के लिए तो अपन लिख सकते हैं n20 b, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर 20bx²। आप देख रहे हैं कहीं भी 20bx² नहीं है, तो ये तो किसके लिए हो गया, स्थिर लूप के लिए। हमारा लूप घूम रहा है, देखो क्योंकि लूप ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, चूंकि लूप ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है,
एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हमने बना लिए। कोणीय वेग से घूम रहा है, तो आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा अपॉन टी, कोणीय विस्थापन बटा समय अंतराल। तो यहां से थीटा क्या आ जाएगा, ओमेगा टी। तो आप देख रहे हैं समय के साथ साथ टी के साथ साथ थीटा भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसको अगर इक्वेशन 1 मान लूं, तो अब घूमने के लिए ये वाला हमें करना है समीकरण 1 से, फाई बी इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि घूम रहा है थीटा बदलेगा, तो थीटा लिखेंगे ओमेगा टी। तो यहां वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, फाई बी इज इक्वल टू 20b(x²) कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, आप देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, 20b(x² कॉस ओमेगा टी। घूमने के लिए इससे पूछता तो आंसर क्या आता, 20b(x²। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चुंबकीय फ्लक्स और प्रतिरोध का अनुपात का मात्रक निम्न में से किस राशि के मात्रक के समान होगा। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स और प्रतिरोध का जो अनुपात है, ये जो R है, ये किसको शो करेगा। फाई बी क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, R क्या है, प्रतिरोध, इसका जो अनुपात है वो किसको शो करेगा। तो बताइए निम्न में से किस राशि के मात्रक के समान होगा। तो ऑप्शन आपसे कह रहा है कि ए आवेश, क्या ये आवेश का मात्रक होगा, इन दोनों का जो अनुपात का मात्रक है। ऑप्शन बी कह रहा है आपसे विभवांतर, ऑप्शन बी कह रहा है विभवांतर। ऑप्शन नंबर सी आपसे कह रहा है धारा, और ऑप्शन डी आपसे कह रहा है इसमें चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो बताइए ऑप्शन क्या होगा, फाई बी आपका चुंबकीय फ्लक्स है, फाई बी है चुंबकीय फ्लक्स, ओके, और आर है प्रतिरोध, आर क्या बच्चों, प्रतिरोध। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सूट करेगा इसको, आवेश, विभवांतर, धारा या चुंबकीय क्षेत्र। सोचिए इसको और बताइए कि ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स देखिए, आपको पता है चूंकि E इज इक्वल टू होता है -d∅/dt, ठीक है, यानी जो चुंबकीय फ्लक्स हमें मिलेगा, परिमाण में ले लूं तो चुंबकीय फ्लक्स को मैं लिख सकता हूं विद्युत वाहक बल इंटू समय अंतराल, E dt। क्या लिख सकते हैं, E dt। तो आप देख रहे हैं, इसलिए जो फाई बी अपॉन आर होगा, फाई बी को मैं लिख सकता हूं E dt अपॉन आर, E dt अपॉन आर। ठीक है, और E अपॉन आर क्या होता है, E अपॉन आर, E मतलब आई आर, ये हो गया विभवांतर विद्युत वाहक बल आई आर अपॉन आर इंटू डी टी, आर से आर कट गया, तो बच्चों ये मिल गया आपको आई डी टी। आई डी टी क्या होता है, डी क्यू, आवेश। तो किसको शो करेगा, ये आवेश को। तो विभवांतर नहीं होगा, धारा नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, ये किसको शो करेगा, आवेश को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान केवल निर्भर करता है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल केवल निर्भर करता है, केवल एक ही बात कर रहे हैं, केवल निर्भर करता है
प्रेरित विद्युत वाहक बल, विजिबिलिटी गई क्या? प्रेरित विद्युत वाहक बल केवल निर्भर करता है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए चालक के प्रतिरोध पर, चालक के प्रतिरोध पर, ऑप्शन बी देखिए चुंबकीय क्षेत्र के मान पर, चुंबकीय क्षेत्र के मान पर, ऑप्शन सी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के सापेक्ष चालक के झुकाव पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के सापेक्ष चालक के झुकाव पर, ऑप्शन डी संबद्ध फ्लक्स के परिवर्तन के दर पर, संबद्ध फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर, संबद्ध फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर आपको बताना है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर करता है या चुंबकीय क्षेत्र पर करता है या बी की दिशा के सापेक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के सापेक्ष चालक के झुकाव पर करता है या संबद्ध फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। तो बताइए क्या होगा? अगर बिल्कुल पता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर ही तो होती है, क्योंकि विद्युत वाहक बल क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस d5/dt, तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि जब एक दंड चुंबक को यानी क्षण चुंबक को कुंडली के अंदर प्रवेश कराया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये कोई कुंडली है, ठीक है, और हमने इसमें जो एक दंड चुंबक था इस तरह हमने इसमें प्रवेश कराया, ये मान लो NS, दंड चुंबक को कुंडली में प्रवेश कराया, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है E जो है वो निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। E किस पर निर्भर नहीं करता ये पूछ रहा है, E किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसमें हम, चुंबक का वेग किस पर निर्भर नहीं करता, चुंबक के वेग पर, चुंबक का वेग पर निर्भर करेगा क्या, इसको अपन पास लाए, धीरे लाए, तेज लाए, तो क्या विद्युत वाहक बल में परिवर्तन होगा क्या, ये पूछ रहा है। कुंडली में घेरों की संख्या, कुंडली में घेरों की संख्या पर निर्भर करेगा क्या, ऑप्शन नंबर सी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण पर निर्भर करेगा क्या, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, ऑप्शन नंबर डी कुंडली के तार के विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करेगा क्या, कुंडली के तार के विशिष्ट प्रतिरोध का कोई लेना देना है क्या भाई, बताइए। तो विद्युत वाहक बल जो E है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, क्वेश्चन नंबर 5 है। चुंबक के वेग पर निर्भर करेगा क्या, कुंडली में घेरों की संख्या पर निर्भर करेगा क्या, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण पर निर्भर करेगा, कुंडली के तार के विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। तो आप देखते हैं कि देखो E किस पर निर्भर नहीं करता है, चुंबक को आप धीरे लेके आओगे, पास लेके आओगे तो बिल्कुल विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। जितना तेजी से आप लेके आओगे उतना तेजी से विक्षेप आता है, उतनी धारा बढ़ती है, उतना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो वेग पर निर्भर करेगा। घेरों की संख्या पर निर्भर करता है, फॉर्मूला पता है आपको, E इज इक्वल टू माइनस n d5/dt, तो घेरों की संख्या पर निर्भर करता है। चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण पर भी बिल्कुल डिपेंड करता है,
चुंबकीय कोण ज्यादा होगा तो ध्रुव प्रबलता इसकी ज्यादा होगी, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा परिवर्तित होगा। तो इस पर निर्भर करता है, इस पर करता है, इस पर करता है, इस पर नहीं करता। तो आंसर क्या होगा? कुंडली के तार के विशिष्ट प्रतिरोध, कुंडली के तार के विशिष्ट प्रतिरोध का कोई लेना देना नहीं होता है किस पर? प्रेरित विद्युत वाहक बल का। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? रो आपको पता है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? रो इज इक्वल टू आर अपॉन एल। एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल के तार का जो प्रतिरोध है उस पर निर्भर नहीं करता, रो कांस्टेंट होता है। तो रो पर हमारा जो विद्युत वाहक बल है वो निर्भर नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक तांबे की तार की कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिशील होने पर प्रेरित विद्युत धारा का मान होगा। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? एक तांबे के तार की कुंडली है, उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिशील होने पर, तांबे के तार की कुंडली, एक तांबे के तार की कुंडली है, समझ रहे हो? तांबे के तार की कुंडली है को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, तांबे की तार की कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र के समांतर गतिशील होने पर प्रेरित विद्युत धारा का मान होगा। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर गतिशील होने पर, क्षेत्र के समांतर गतिशील होने पर प्रेरित विद्युत धारा का मान होगा। प्रेरित विद्युत धारा का मान होगा। ये क्वेश्चन है। तांबे की तार की कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र के समांतर गतिशील होने पर प्रेरित विद्युत धारा का मान होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनंत शून्य क्षेत्र के बराबर या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के बराबर। तो पहला ऑप्शन दे रखा है अनंत होगा क्या, ऑप्शन बी दे रखा है शून्य होगा क्या, सी कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होगा क्या, और ऑप्शन डी कह रहे हैं कुंडली के काट क्षेत्रफल के बराबर होगा क्या, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बराबर होगा। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, तांबे के तार की कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिशील कर रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिशील कर रहे हो, तो प्रेरित विद्युत धारा का मान होगा क्या? तो विद्युत धारा तो बाद में निकालोगे, पहले आप ये बताइए कि समांतर गतिशील होने पर क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा क्या? बताओ। ये लाइन देखो आप, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर गतिशील हो रही है कुंडली, तो हमें पता है कि जो विद्युत धारा होगी आई वो होगा E अपॉन आर, आई इज इक्वल टू E अपॉन आर। और E क्या होता है? E होता है माइनस V क्रॉस B डॉट एल। ठीक है, अभी कह रहे हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर, यानी यहां पर हमें क्या दिया हुआ है कि जो गति हो रही है वो क्षेत्र के समांतर हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि V क्रॉस B क्या होगा? 0 होगा। तो V क्रॉस B 0 होगा तो E 0 हो जाएगा, और E 0 होगा तो I 0 हो जाएगा। यानी ऑप्शन इज बी राइट ऑप्शन। करंट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यस, लेंज का नियम देता है, पता है आपको क्या देता है? धारा की दिशा को देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। यस, क्वेश्चन नंबर 8, तांबे की तार की जो कुंडली है सी, वह एक तार चित्रानुसार कागज के तल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये तांबे के तार की कुंडली है, क्लियर है?
और ये कोई आपके पास तार है ए बी। तो तांबे के तार की कुंडली जैसे सी कुंडली, वही एक तार चित्रानुसार कागज के तल में स्थित है। यदि तार में धारा 1 एम्पियर से 2 एम्पियर तक दर्शाई गई है, ये करंट है। तार में धारा 1 एम्पियर से 2 एम्पियर तक दर्शाई गई दिशा में बढ़ाई जाए। ऐसे पहले 1 से 2 तक बढ़ा रहे करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम 1 to 2 एम्पियर, 1 एम्पियर टू 2 एम्पियर। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर टू 2 एम्पियर। तो यदि तार में धारा 1 एम्पियर से 2 एम्पियर तक प्रवाहित की जाए, बढ़ाई जाए, तो कुंडली में धारा की दिशा होगी, इस कुंडली में क्या पूछ रहा है, धारा की दिशा होगी। कुंडली में धारा की दिशा होगी। बताओ, इसमें हम धारा में परिवर्तन कर रहे हैं, कोई तार है, कुंडली में धारा की दिशा पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है आपको बिल्कुल दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, बी ऑप्शन दे रखा है वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, और सी ऑप्शन दे रखा है धारा प्रेरित नहीं होगी, और डी ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉटा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये कोई तार है, ये कोई कुंडली है, दोनों कागज के तल में रखे हुए हैं, एक ही तल में है। इस तार में धारा प्रवाहित हो रही है, धारा को हम चेंज कर रहे हैं 1 से 2 एम्पियर, धारा 1 से 2 एम्पियर चेंज हो रही है, यानी धारा में परिवर्तन हो रहा है। तो इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और उसी से क्या बनेगी, प्रेरित धारा बनेगी। क्वेश्चन ये, इसमें करंट क्या होगा, इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो बताइए आप, इसमें करंट क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन इसमें क्या आएगा, ए बी सी या डी, बताइए क्या होगा। देखिए, और देखो बच्चों, आप देख सकते हैं ये तार जो है, ये जो तार में धारा प्रवाहित हो रही है इस तरह, जो ये तार है इसमें मैं अलग से लेके चल रहा हूं, मैं ऐसे करंट फ्लो हो रहा है इसमें ए से बी की ओर। अब इस आपको पता है इस तार के कारण ये करंट फ्लो हो रहा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र बन गया, यानी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह होगी, ऐसे। ये क्या है, कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज। इस तार में जो धारा बनी है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी ये तार है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है। तो अब इस कुंडली में जो प्रेरित धारा होगी, कुंडली में जो प्रेरित धारा होगी वो ऐसी होनी चाहिए लेंज के नियम से, जो इसका विरोध करे, यानी इस कुंडली में धारा क्या होगी बच्चों, क्लॉकवाइज। लेंज के नियम से इस कुंडली में धारा क्या होगी, क्लॉकवाइज, ताकि ये इसका क्या कर सके, विरोध कर सके। जो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ रहा है 1 एम्पियर से 2 एम्पियर करंट में चेंज हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो इस एंटी क्लॉकवाइज जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको चेंज कर सके। तो इस कुंडली में जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है आपसे, धातु की कोई चकती आपको दे दी, धातु की एक चकती अपनी अक्ष के सापेक्ष घुमाई जाती है। ये धातु की चकती है, ये क्या है, धातु की चकती। ठीक है, इस तरह हमने धातु की चकती बनाएंगे, ये कोई डिस्क है, ये क्लियर है, एडी। ठीक है बच्चों, और ये इसका मान लो अक्ष मान लेते हैं। तो धातु की चकती जो है वो अपने अक्ष के सापेक्ष घुमाई जाती है ओमेगा कोणीय वेग से। ये धातु की चकती है, मेटेलिक डिस्क,
धातु की शक्ति ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है अपने अक्ष के सापेक्ष। क्वेश्चन क्या कर रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र समरूप तथा घूर्णन अक्ष के अनुदिश हो, इसी डायरेक्शन में, घूर्णन जो अक्ष है इसी डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र है, अक्ष लंबवत होता है, तो व्यास AB के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर होगा। ये जो व्यास है तो आपसे पूछ रहा है AB के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, धातु की शक्ति है, ये अपने अक्ष के सापेक्ष घूम रही है, कितने कोणीय वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से। क्वेश्चन कह रहा है जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अक्ष के ही अनुदिश है, यानी शक्ति के तल के लंबवत है। तो व्यास AB के सिरों के मध्य जो क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, ये आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, देखो 0, ऑप्शन बी क्या दे रखा है, केंद्र और परिधि के मध्य विभवांतर का आधा, केंद्र ये परिधि, केंद्र व परिधि के मध्य, केंद्र व परिधि के मध्य विभवांतर का आधा, केंद्र व परिधि के मध्य विभवांतर का आधा। और ऑप्शन नंबर सी क्या दे रखा है, केंद्र व परिधि के मध्य विभवांतर का दुगना दे रखा है, केंद्र व परिधि के मध्य विभवांतर का दुगना, ठीक है। और ऑप्शन डी दे रखा है नॉन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धातु की चक्ति आपको दे रखी है, और ये धातु की चक्ति जब घूमती है तो आपको पता है विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होता है, E इज इक्वल टू BAF, कितना उत्पन्न होता है भाई, E इज इक्वल टू BAF। अब बच्चों ये होता है केंद्र और परिधि के मध्य, किसके मध्य होता है, केंद्र व परिधि के मध्य होता है, क्लियर है, केंद्र व परिधि के मध्य होता है। तो आपको बताना है इसमें ऑप्शन हमारा 9th क्वेश्चन का ऑप्शन क्या रहेगा, यानी ये जो विद्युत वाहक बल है यहां से लेकर यहां तक केंद्र और परिधि के मध्य, तो एक पॉइंट OB और एक पॉइंट OA, एक विभवांतर ये रहा, एक विभवांतर ये रहा, तो टोटल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि EAB जो होगा वो हो जाएगा EOA प्लस EOB, डबल हो गया, नहीं होगा, OA प्लस OB, ये विभवांतर टोटल जुड़ेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, केंद्र और परिधि के मध्य विभवांतर का दुगना, ठीक है बच्चों। क्योंकि धातु की शक्ति जब घूर्णन करती है तो जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो केंद्र और परिधि के मध्य होता है। तो ये मानो ये केंद्र, मानो ये पॉजिटिव, ये मानो नेगेटिव, ऐसे ये पॉजिटिव, क्योंकि ये तो पूरी परिधि है, तो एक विभवांतर ये रहा, एक विभवांतर ये रहा, तो दोनों के बीच में क्या होगा, जुड़ेगा। ऑप्शन क्या आएगा, दुगना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें, रेडी टू गो, क्वेश्चन नंबर 10, चुंबकीय क्षेत्र बी में, क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र बी में एक चालक तार दाईं ओर चल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, चुंबकीय क्षेत्र बी में एक चालक तार जो है वो दाईं ओर चल रहा है, ये दाईं ओर चल रहा है v वेलोसिटी से, ये चालक तार है, उसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा चित्रानुसार हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। देखो ये धारा की दिशा दे रखी है I, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी में एक चालक तार दाईं ओर चल रहा है v वेलोसिटी से, उसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा चित्रानुसार हो, ये प्रेरित विद्युत धारा की दिशा है, ये चित्रानुसार हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। बताइए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। लेंज के नियम को उल्टा करके पूछ लिया, कागज के तल में बाईं ओर, कागज के तल में बाईं ओर, पहला ऑप्शन है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, क्वेश्चन पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछ रहा है, ठीक है। कोई चालक तार है, ये प्रेरित धारा है, ये किसी डायरेक्शन को बता रहे हैं, प्रेरित धारा को बता रहे हैं। तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र क्या कागज के तल में बाईं ओर होगा क्या। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है,
कागज के तल में दाईं ओर, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, तल के लंबवत नीचे की ओर, और ऑप्शन डी कह रहा है तल के लंबवत ऊपर की ओर, ऑप्शन है लंबवत ऊपर की ओर। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन, जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें ऑप्शन क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र तल में बाईं ओर होगा, दाईं ओर होगा, तल के लंबवत नीचे की ओर होगा या ऊपर की ओर होगा। क्लियर है? अब देखिए, आपको पता ही प्रेरित धारा है, तो इस धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा बताओ। ये हमारा कागज के तल में है, चुंबकीय जो तार है वो कागज के तल में है, ये ऐसे घूम रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन में अपन चलते हैं तो ये डायरेक्शन बता रहा है, ये क्या बता रहा है आपको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा हो गई, ये किसकी दिशा हो गई, प्रेरित धारा की दिशा हो गई। तो हमें पता है कि जो धारा उत्पन्न होगी वो ऐसे उत्पन्न होगी, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस धारा का विरोध में होना चाहिए। प्रेरित धारा हमेशा अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। तो प्रेरित धारा हमारा ऊपर की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, नीचे की ओर, तल के लंबवत क्या होगा बच्चों, नीचे की ओर। क्योंकि ये जो प्रेरित धारा है वो इसका क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। तो विरोध कभी होगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप फ्लेमिंग के नियम से भी निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हो आप, यह आपके लिए क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ई तथा संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई बी के मध्य कालांतर होता है। यह आपसे पूछ रहा है फाई बी के मध्य कालांतर क्या होता है। तो बच्चों आपको पता है कि हमारे पास जो चुंबकीय फ्लक्स आता है फाई बी, वो क्या होता है, एन बी डॉट ए, यानी फाई बी इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया थीटा की बात करें, हम कालांतर की बात करें कॉस ओमेगा टी। घूर्णन करती हुई कुंडली है, कुंडली घूर्णन करती हुई कुंडली है, तो वो ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, तो ये हो गया फाई बी। अब आपको पता है कि जो विद्युत वाहक बल E होता है वो होता है माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। ये क्या होता है भाई, माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी होता है। ठीक है, तो मैं इसका परिमाण ले लूं तो ये हो गया डी फाई बी अपॉन डी टी। तो बच्चों देखो E इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, फाई बी की वैल्यू पुट कर दो, यानी एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो बच्चों यहां से आप देख रहे हैं, देखो एन बी ए बाहर आ जाएगा, कॉस का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन, कॉस का अवकलन क्या हो जाएगा भाई, माइनस साइन ओमेगा टी। कॉस का अवकलन क्या हो गया, माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, देखो अब साइन को मैं लेके चले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। तो क्या हमें कालांतर बताना है तो अपन साइन के साथ लेके चले, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो देखो ये होती है कला, यानी चुंबकीय फ्लक्स की कला क्या हो गई, ओमेगा टी। कोस है लेकिन ये, तो अब इसे कोस में चेंज कर ले, तो इज इक्वल टू इसको ऐसे लिख सकता हूं, एन बी ओमेगा एंड कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। क्योंकि हमें पता है कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है। ठीक है, और कोस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख दो
चाहे कोस थीटा माइनस पाई बाई 2 लिख दो, एक ही बात है कि नहीं। तो मैंने इसको लिख दिया कोस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 भी साइन थीटा होता है, और कोस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी भी क्या होगा, साइन थीटा। तो आप देख रहे हैं कि कलांतर कितना है। तो वही फ्लक्स की जो कला है, चुंबकीय फ्लक्स की जो कला है वो है ओमेगा टी, ये कला होती है कॉस के बाद वाली। और जो ई की कला की बात आप कर रहे हो वो कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी कितना का अंतर हो गया, पाई बाई 2 का। कितना का अंतर हो गया बच्चों, पाई बाई 2। तो इसमें ऑप्शन जो दे रखा है आपको, इसमें ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन दे रखा है पहला पाई बाई 4, दूसरा ऑप्शन दे रखा है पाई बाई 2, तीसरा दे रखा है पाई बाई 3, और चौथा ऑप्शन दे रखा है पाई। तो ऑप्शन क्या आएगा, बी, पाई बाई 2। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 आपसे क्या कह रहे हैं, यदि 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 हेनरी स्वप्रेरण गुणांक वाली कुंडली में, देखो मैं दे रहा हूं क्या इसमें आपको लिख रखा है, स्वप्रेरण गुणांक एल आपको दे रखा है किसी कुंडली का, कितना, 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 हेनरी, ठीक है। 2 गुणा 10 की घात माइनस 3 हेनरी आपको क्या दे रखा है, स्वप्रेरण गुणांक दे रखा है। में धारा जो है वो 0.1 सेकंड में एक समान रूप से 1 एम्पियर तक बढ़ती है। 0.1 सेकंड में एक समान रूप से कितना बढ़ रही है, 1 एम्पियर तक बढ़ रही है। यानी dt आपको दे दिया 0.1 सेकंड में धारा जो बढ़ी वो कितनी बढ़ी, 1 एम्पियर तक बढ़ गई। 0.1 सेकंड में 1 एम्पियर तक बढ़ती है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल आपको पता है फॉर्मूला, चूंकि E इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एल आई डी अपॉन डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी। E का फॉर्मूला क्या होता है, एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। तो सॉल्व करें इसको, E इज इक्वल टू एल कितना, 2 गुणा 10 की घात माइनस 3, डी आई कितना 1 अपॉन डी टी कितना 0.1। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू, देखो पॉइंट हटेगा, -1 ऊपर जाके +1, तो 2 गुणा 10 की घात -2 वोल्ट, 2 गुणा 10 की घात -2 वोल्ट, 0.02 वोल्ट। ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 2 वोल्ट, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 0.2 वोल्ट, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है 0.02 वोल्ट, और डी ऑप्शन दे रखा है 0। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 0.02 वोल्ट। क्लियर है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखिए, 100 घेरों वाली उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा। क्वेश्चन 14 में देखिए क्या दे रखा है, फेरों की संख्या कितनी दे रखी है, 100। पूछ रहा है 100 फेरों वाली उस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा यदि इसमें 5 एम्पियर की धारा, यदि इसमें कितनी धारा भाई, 5 एम्पियर, यदि इसमें 5 एम्पियर की धारा 5 गुणा 10 की घात 3 मैक्सवेल का चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करते हैं। 5 गुणा 10 की पावर 3 मैक्सवेल, मैक्सवेल का क्या उत्पन्न करते हैं बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कर दे। तो क्या पूछ रहा है आपसे, एल की वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एल की वैल्यू। ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻³ हेनरी, ओके। तो बच्चों लाइट चली गई है, एक बार होल्ड करें। हाँ तो बच्चों लाइट चली गई है बीच में, तो 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उनको आप करना, नहीं आए तो पूछ लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 के साथ। थैंक यू।